जैसे अभी अमित सर ने बताया, हम बहुत दिनों से एक साथ जुड़े हुए हैं। सब लोग बहुत ही ये करते हैं कि संडे कब आ जाए और हमारे लिए एक नया टॉपिक कब हमें मिल जाए, तो बहुत ही ईगरली वेट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक भी ऐसा ही बहुत बढ़िया टॉपिक है, ये संवाहन संवाहन मसाज थेरेपी। बहुत सारे लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन है इसमें, मुझे पूछ लिया उन्होंने कि उन्हें लगा कुछ हिप्नोटिज्म टाइप सब है, मराठी में उसे सम्मोहन बोलते हैं, लेकिन मेरे लिए भी थोड़ा सा नया टॉपिक है, ये अलग टॉपिक है। एंड आज का टॉपिक हमारे सामने लेकर एक बहुत ही बड़ी हस्ती आ रही है। हम सब लोगों का सौभाग्य है कि वो हमारे लिए यहाँ पर आए हैं और हमें इस थेरेपी के बारे में आज कुछ गाइड करेंगे। तो उनका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन में करा देती हूँ। ये फाउंडर, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर है चिकित्सा वेलनेस मैनेजमेंट के। देन संवाहन थेरेपिस्ट है, इन्होंने नेचुरोपैथी की है। ही इज एक्यूपंक्चर थेरेपिस्ट, इन्होंने यूएसए से एमटीआरपी भी थेरेपी सीखी है। एंड ही इज डायरेक्ट डिसाइपल ऑफ राम भोसले सर। इनके टीवी के ऊपर हेल्थ के रिलेटेड मोर देन 1000 टाइम्स इनके इंटरव्यूज हो गए हैं, तो बहुत सारे लोग जानते हैं। कल भी मुझे कुछ लोगों ने बताया कि सर को हमने बहुत बार टेलीविजन पे देखा है। तो हमारे लिए बहुत ही बड़ी सौभाग्य की बात है ये। एंड ही इज कमिटी मेंबर ऑफ महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ वोकेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशंस। सो आज हमारे लिए एक बहुत ही नया टॉपिक मिलने वाला है। एंड सर, मैं भी बहुत सारे सालों से सर को जानती हूँ, एक्चुअली उनके बारे में बहुत सुना है मैंने। आज पहली बार सर से बात करने का मौका मिला है। एंड आप सभी लोगों की तरफ से मैं सर का वेलकम करना चाहती हूँ। रमाकांत देवरुखकर सर, वेलकम ऑन बिहाफ ऑफ टीम फिनिक्स इंटरनेशनल एंड पूरा सारा ऑडियंस। थैंक यू। ओवर टू यू सर। थैंक यू अंजलि जी, थैंक यू अमित कुमार। Yes, sir. Really appreciate. Yes. So जैसे कि आज बताया अंजलि मैडम ने कि एक नया टॉपिक, जैसे कि हम सम्मोहन उपचार करते हैं तो सभी को लगता है कि ये सम्मोहन है, हिप्नोटिज्म है, और हिप्नोटिज्म करके कुछ मसाज वगैरह देना है, ऐसे कुछ नहीं है। दिस इज डिफरेंट टेक्निक जो डॉक्टर राम भोसले जी ने इसको री इन्वेंट किया और पूरी दुनिया के सामने लेके आए। डॉक्टर राम भोसले जी को बारे में बहुत लोग जानते हैं, उनकी बुक्स पढ़ी है बहुत लोगों ने, उनके जो अद्भुत एक्सपीरियंस है उसके बारे में जाना है। तो आज हम जानने वाले हैं कि संवाहन ये जो शब्द है उसके बारे में, संवाहन क्या है, मसाज थेरेपी क्या है, नॉर्मल मसाज थेरेपी और ये संवाहन स्पंदन मसाज थेरेपी क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। और ये कहाँ से आया, कैसे करना है, उसके पीछे क्या फिलॉसफी है, क्या साइंस है, उसके बारे में हम जानेंगे। और उससे पहले हम एक प्रार्थना करते हैं। जैसे कि हम कभी भी कोई भी चीज हम करते हैं तो उसके पहले हम अस्तोमा करके हम प्रार्थना अभी लगाएंगे, वो प्रार्थना करेंगे और फिर मैं मेरा लेक्चर शुरू करूंगा। ये रिचुअल है, हम हमेशा उसको पालते हैं। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। ॐ शान्ति शान्ति
शान्तिः। तो थैंक यू वेरी मच। तो हम जानेंगे कि संवाहन शब्द कहां से आया। सम प्लस वहन, सम इसे हम कहते हैं कि बैलेंस। कोई भी चीज को अगर हम बैलेंस करते हैं, हमारे शरीर में जहां भी इम्बैलेंस है उसे बैलेंस करने के लिए हम संवाहन ये शब्द यूज करते हैं। वाहन मीन्स ट्रांसपोर्ट, ट्रांसफर। तो सम बैलेंस को लेके जाना, इम्बैलेंस को दूर करना, बैलेंस को लेके जाना, इम्बैलेंस को दूर करना, संवाहन। तो संवाहन ये शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है, संस्कृत शब्द है। ये डॉक्टर राम भोसले ने इसके बारे में बहुत सारी चीज बताई है। देखिए, आज हम बात करेंगे स्पंदन, वाइब्रेशंस। यहाँ दुनिया में जो भी चीजें है सब वाइब्रेशन से चल रही है। जैसे कि अभी मेरा ये कंप्यूटर, यहाँ पर जो टेबल पड़ा है, मेरा मोबाइल, हर चीज घर के मेरा फर्नीचर, सब चीजों में वाइब्रेशंस है। वाइब्रेशंस नहीं ऐसी कोई भी चीज नहीं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा अगर आप वीडियो ऑन करें तो थोड़ा कम्युनिकेटिव होगा। अगर आप कर सकते हो तो एक रिक्वेस्ट है, अगर आप वीडियो ऑन करके रहोगे तो। या Please on your videos so sir can communicate with you properly. या मैं और किसी को देखूंगा भी आपसे बोलना है तो तो please मुझे raise अच्छा hand ले लगेगा कि कौन कौन है। राइट। और किसी को भी अगर कुछ पूछना है तो हम लोग सेशन के आखिर में क्वेश्चन आंसर करेंगे, तो आप हैंड रेस कर सकते हैं। यस तो प्लीज ऑन योर वीडियोस। यस सर, प्लीज कंटिन्यू। या सो इस दुनिया में सब जगह पर वाइब्रेशंस है। एवरीथिंग इज वाइब्रेशन। हर चीज वाइब्रेशन से चल रही है। 50 साल पहले अगर हम कहते कि हम एक छोटा सा डिवाइस हमारे हाथ में होगा और हम 500 लोगों से हम ऐसे रूबरू बात करेंगे तो लोग हंसते थे, इसके ऊपर यकीन नहीं मानते थे। लेकिन आज हम देख रहे हैं एक सिंपल एक मोबाइल से हम क्या क्या चीजें कर रहे हैं, और ये सब वाइब्रेशंस के वजह से पॉसिबल हो रहा है। अब ये वाइब्रेशंस पूरी नेचर में है, हमारे में है। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, और तथा ब्रह्मांडे यथा पिंडे। तो जो ब्रह्मांड में है वही हमारे पिंड में है। हम कुछ अलग नहीं है, और हम सभी लोग एक ही जगह से आए हैं और एक ही जगह जाने वाले हैं। सो ऑल इज वन। तो हमारे में एक वननेस है, हम एक है। अब ये वाइब्रेशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब नेचर कंटिन्यूअस, नेचर में वाइब्रेशन चलते रहते हैं, नेचर खुद को रिपेयर करते रहता है, नेचर को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आदमी अगर उसको नेचर के साथ अगर वो जुड़ा नहीं तो हमें बहुत फर्क पड़ता है। हम बीमार हो सकते हैं। हम पंच महाभूत सिद्धांत के अनुसार, जैसे हमारे शरीर में पंच महाभूत है वैसे सृष्टि में पंच महाभूत है, उसमें इम्बैलेंस हो गया तो हम बीमार हो सकते हैं। तो इसलिए हम देखते हैं कि एवरीथिंग वाइब्रेट्स एंड एवरीथिंग मूव्स। We are surrounded by an ocean of vibrations which vibrates with the frequency. एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से हम ये वाइब्रेशन होते रहते हैं। कभी ये फ्रीक्वेंसी कम ज्यादा होती है तो इम्बैलेंस हो जाता है। तो हम सराउंडेड बाय ओशियंस ऑफ वाइब्रेशंस। एवरीथिंग इज एनर्जी एंड एनर्जी इज एवरीथिंग। सब कुछ एनर्जी है और एनर्जी ही सब कुछ है, उसके अलावा कुछ नहीं है। ये एनर्जी है जो हम चला रहे हैं। हम जैसे कि कहते हैं कि आकाश तत्व और पृथ्वी, इसमें बड़ा वैक्यूम है, तो कुछ भी वैक्यूम नहीं है वहां। पूरा ब्रह्मांड में, पूरा आकाश में पूरी तरह से वाइब्रेशंस भरे हुए हैं। वाइब्रेशंस नहीं ऐसी कोई भी चीज ये यूनिवर्स में नहीं है। सराउंडेड बाय ओशियंस ऑफ वाइब्रेशंस। तो रिजोनेंस वाइब्रेशंस एक कंटिन्यूस चलते रहते हैं, और हम जो भी करते हैं वो वाइब्रेशन से ही करते हैं। अब इसके बारे में मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा। अभी ये देखिए, द ब्रेन एंड अर्थ वर्क ऑन द सेम फ्रीक्वेंसी। हमारा जो ब्रेन है और अर्थ है एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में चलता है, सेम फ्रीक्वेंसी में चलता है। इफ वी कैन कंट्रोल दैट रिजोनेट,
system electronically, we can directly control the entire mental system of the humankind. ये निकोला टेस्ला ने कहा है. निकोला टेस्ला ने ये वाइब्रेशंस के बारे में बहुत ही उसे समझ में आई थी चीज, और उसने इतना आविष्कार किया है, कितने सारे पेटेंट उसने लेके रखे हैं. और आज हम जितने भी मशीन्स यूज करें, एमआरआई मशीन से लेके बहुत सारी मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ये क्या है, तो एक पर्टिकुलर वाइब्रेशन से हमारे शरीर में रेजोनेंस जाता है, वाइब्रेशन जाते हैं, और हमारा पूरा ब्रेन से लेके कंप्लीट पिक्चर सामने आ जाता है. तो ऐसी बहुत सारी चीजें आज वाइब्रेशंस के वजह से साइंस ने ढूंढ ली है. पर्टिकुलर वाइब्रेशन से क्या क्या हो सकता है, तो हम धीरे धीरे अभी जानेंगे. कि एक मैं आपको वीडियो बताने जा रहा हूं कि ये वाइब्रेशंस कैसे काम करते हैं हमारे डेली रूटीन में. तो उससे हमें बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा हमारा डेली रूटीन में ही कितने वाइब्रेशंस है. C'est du rythme. Toutes les choses, c'est du rythme. Toutes les choses, tout le travail, tous les bruits, c'est des rythmes.
Djembe. Kansaba. Ping. Bang. Boom. Les pas de marche, c'est le rythme. So, कैसा लगा वीडियो? अच्छा था ना? ऐसे लग रहा था मूवी देखते रहो। तो अभी ये पूरा सेशन मूवी हो जाता था। गुड। सो अभी आपने देखा कि हमारे डेली रूटीन में हर चीज में एक रिदम है, एक वाइब्रेशन है। रिदम के बिना कुछ भी होने वाला नहीं है। जहां पर देखा आपने की वो जो मराठीमध्ये त्याला आम्ही धान्य कांडतो असं म्हणतो, वो भी हिंदी में मुझे शब्द पता नहीं है उसे, लेकिन उसमें एक रिदम था। म्यूजिक बजा रहे उसमें रिदम है, कोई लकड़ी का ये लेके जा रहे उसमें रिदम है, पानी निकाल रहे उसमें रिदम है, उसमें कुछ मेटल की चीजें बन रही है उसमें रिदम है, झाड़ तोड़ रहे उसमें एक पर्टिकुलर रिदम है, वहां से एक ड्रम बना रहे उसमें एक रिदम है। तो हर चीज एक रिदम, एक वाइब्रेशन से बनी हुई है, उसके बिना कुछ होता नहीं है। तो इतना जान लीजिए कि हर जगह वाइब्रेशन। तो फिर हमारे शरीर में भी पूरी तरह से वाइब्रेशन से ही बना हुआ है। हर ऑर्गन्स एक पर्टिकुलर वाइब्रेशन में चलते हैं। लिवर, हार्ट, किडनी, लंग्स, सभी को एक वाइब्रेशन से, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्वस सिस्टम, सब कुछ वाइब्रेशन से चल रहा है। तो ये वाइब्रेशंस अगर बिगड़ जाते हैं या किस किस कारणवश उसकी एनर्जी में कुछ फर्क आ जाता है, तो हम उसे ठीक कर सकते हैं वाइब्रेशंस करेक्ट करके। ये साइंस डॉक्टर राम भोसले जी ने सीखा था। उन्होंने कैसे जाना, इसके बारे में सब स्टोरी हम आगे जानेंगे। उससे पहले हम धीरे धीरे देखेंगे कि ये वाइब्रेशंस के बारे में और ज्यादा जानेंगे। इसके लिए मैं और एक वीडियो आपको बताना चाहता हूँ। एक और रिसर्च हुआ था, वो एक वीडियो देखिए, फिर उसके बारे में हम बात करेंगे। The first experiment for the Cymatics music video is called a Chladni plate. Now, Chladni plate's basically a metal plate attached to the top of a speaker. There's sand on top of the plate, and you play different tones through the speaker. The plate vibrates, which forms different shapes depending on the frequency of the sound. Well, we blew up a lot of speakers with the Chladni plate. So there was a lot of experimenting around the Chladni plate, primarily looking at how much volume we can put through there, how much sand to actually put on the plate, and the different shapes of plates and what different patterns would be created because of those shapes. But what we were really testing was what frequencies create the most interesting repeatable patterns, because that was a key point. So we ended up playing pretty much every audio frequency through the plate to see what different shapes it would form. And for most frequencies, it doesn't really do much, but when it hits a frequency that resonates with the plate, it forms a really nice pure shape. So we found out what those tones were, and those were the tones we used to draw the plate in the video. तो अभी आपने देखा दोनों वीडियोस में आपको समझ में आया रहेगा कि ये रिदम, ये फ्रीक्वेंसी के ऊपर जो रिसर्च किया गया, एक स्पीकर के ऊपर एक प्लेट रखी गई और उसके ऊपर सैंड डाल दिया, एक पर्टिकुलर अमाउंट में सैंड डाल दिया, और फिर फ्रीक्वेंसी, जो म्यूजिकल फ्रीक्वेंसी, उसे प्ले किया। जैसे जैसे वो म्यूजिक की फ्रीक्वेंसी
प्ले हो रही थी, वैसे वैसे सैंड अलग अलग शेप ले रहा था, पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में जाने के बाद ही वो शेप ले रहा था। तो ये उसमें पता चला कि फ्रीक्वेंसी वर्क करती है, वाइब्रेशंस वर्क करता है, पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से ही पर्टिकुलर वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं। तो इसलिए बहुत सारा रिसर्च हो गया है। तो डॉक्टर राम भोसले जी ने इसके ऊपर काफी रिसर्च किया और वो फ्रीक्वेंसी, वो वाइब्रेशंस बॉडी के ऊपर मसाज के द्वारा कैसे क्रिएट किया जाए, इसके बारे में बहुत सारा रिसर्च किया है। तो हम ये बहुत सारा चीज हम संवाहन मसाज कोर्स में सिखाते हैं। ये फ्रीक्वेंसी कैसे क्रिएट करना है, कैसे खुद को प्योर करना है, पहले तो खुद को ठीक करना है, खुद को पहले खुद के वाइब्रेशंस ठीक करने हैं। उसके बिना हम दूसरों के वाइब्रेशंस ठीक नहीं कर सकते। इसके लिए पहले हमें खुद को जानना है, खुद के वाइब्रेशंस ठीक करना है। उसके लिए बहुत सारी प्रैक्टिस की जाती है और फिर आप रेडी होते हो, सिद्ध होते हो दूसरों को ट्रीट करने के लिए। तो हमारे बॉडी में, हमारे माइंड में बहुत सारी चीजें जमा होती है हमारे पास्ट से, और उसको हम अगर नहीं निकालते तो हम अटक के रहते हैं और दूसरों को कुछ दे नहीं सकते। तो बहुत सारे ब्लॉक्स हमारे दिमाग में रहते हैं और उस वजह से हमारा बिहेवियर पूरी जिंदगी हम चलाते हैं। तो बचपन में कुछ घटनाएं होती है, शादी के पहले कुछ घटनाएं होती है, शादी के बाद कुछ घटनाएं होती है, और वो घटनाओं से हम चेंज होते हैं, हम ओरिजिनल नहीं रहते। जब बच्चे होते हैं हम, तो हम फ्री होते हैं, कुछ टेंशन नहीं होता। हम बच्चों को देखिए कैसे जंप करते हैं यहाँ वहाँ, कुछ भी टेंशन है उनको पूछो क्या बनना है बड़ा होके, तो बोलेंगे बहुत बड़ा पंत प्रधान बनना है, ये बनना है, वो बनना है, ड्राइवर बनना है, पायलट बनना है। तो उनको कुछ भी उनको चिंता नहीं होती। अभी पूछिए आपको तो आप नहीं, आप बोलेंगे नहीं मेरी इतनी कैपेसिटी नहीं है, मैं इतना ही बन सकता हूँ। तो आपने आपको बांध दिया है सबको। तो हम एक्चुअली उससे बंधे जो चीजें से है उससे हम फ्री होना चाहते हैं। तो पहले हमको फ्री होना है, हमको हमारे वाइब्रेशंस को फ्री करना है, मुक्त होना है, फिर हम दूसरों को मसाज देने के लिए सिद्ध होते हैं। ये सब चीजें हम नॉर्मल मसाज कोर्स में नहीं करते। नॉर्मल मसाज कोर्स में क्या होता है, बस बॉडी के बारे में जानिए, इस तरह से मसाज कीजिए, ये स्टेप्स है, ऐसे ऑयल लीजिए, बस। लेकिन जब संवाहन मसाज होता है, ये अलग ही तरह से एक स्पिरिचुअल अनुभव है। और ये अनुभव हम जब करते हैं तो देने वाला जो थेरेपिस्ट है वो भी एक आनंद महसूस करता है और लेने वाला भी आनंद महसूस करता है। देखिए हर्ष मुंडी हिला रहे क्योंकि उन्होंने अनुभव किया है, उन्होंने ये सीखा है। अभी हमारी बैच हो गई लास्ट, तो सभी ने इतना अनुभव किया कि देने वाला भी अच्छा सो जाता है रात को और लेने वाला भी अच्छा सो जाता है। नहीं तो नॉर्मल मसाज में देने वाला तो थक जाता है, तो बोलेगा कि मुझे अभी 2 पेशेंट हो गए, मैं थक गया हूँ। लेकिन उनको जब हम सिखाते हैं कि ग्राउंडिंग क्या है, अर्थिंग क्या है, हम लोग बिना अर्थिंग के जब मसाज देते हैं तो आदमी थक जाता है, क्योंकि यूनिवर्सल एनर्जी कंटिन्यूस बह रही है। हम वो एनर्जी ले रहे हैं, दे रहे हैं, ले रहे हैं, दे रहे हैं। वी आर नॉट सोर्स, हम तो बस एक मीडियम है। और जब हमें वो यूज करना आता है और एक्सेस एनर्जी जब ग्राउंड में डालनी आती है मदर अर्थ में, तब हम हमेशा फ्रेश रहते हैं, एनर्जेटिक रहते हैं, और जितनी एनर्जी चाहिए उतनी हम सामने वाले पेशेंट को, क्लाइंट को देते हैं, और खुद को जितनी चाहिए उतनी लेते हैं। निगेटिव एनर्जी पेशेंट से हमारे बॉडी में नहीं आती है और निगेटिव एनर्जी हमारे शरीर से बाहर निकल जाती है, सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी रहती है। तो ये सब सीखना काफी इम्पोर्टेंट है इस चीजों में। अब हम जब ये मसाज सिखाते हैं तो कैसे सिखाते हैं, मसाज कैसा है, उसका एक वीडियो मैं आपको बता रहा हूँ, फिर बाद में मैं आपको स्टोरी के पीछे जाऊंगा। एक्चुअली ये वाइब्रेशनल संवाहन मसाज कैसे दिया जाता है उसका एक वीडियो मैं अभी आपको बताता हूँ, तो आपका आइडिया आ जाएगा। उसमें हम पंच महाभूत सिद्धांत यूज करते हैं, पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश। तो आकाश तत्व का वाइब्रेशंस, पृथ्वी के वाइब्रेशंस, अर्थ के फायर के वाइब्रेशंस, ईथर के वाइब्रेशंस, सबके वाइब्रेशंस अलग होते हैं। तो जो पेशेंट का जो भी वाइब्रेशंस में अगर इम्बैलेंस है तो हमें बीमारी से पता चलता है, उसके सिम्टम से पता चलता है, और हम वो वाइब्रेशंस अगर उसको देते हैं। अगर कुछ माइंड या मेंटल डिसऑर्डर है तो हम आकाश तत्व को यूज करते हैं। हम बोन या मसल्स के अगर कुछ डिसऑर्डर है तो हम अर्थ और वाटर एलिमेंट को करते हैं। वाटर कंट्रोल्स बोन्स और हमारे अर्थ कंट्रोल्स मसल्स। तो हम वैसे उसको देखते हैं और उस तरह से वाइब्रेशन देते हैं कि पेशेंट को अच्छा लगे और वो ठीक हो जाए। तो मैं अभी एक आपको डेमो छोटा सा बता रहा हूँ।
Now lungs and kidney connected. Lung is the mother of kidney. इसलिए हम एक हाथ लंग पे रख रहे हैं, एक हाथ किडनी के ऊपर. यहाँ पर किडनी है, यहाँ पर किडनी है. Now the connecting junction. तो अभी आपने देखा पंच महाभूत के डिफरेंट वाइब्रेशन से डिफरेंट स्टेप्स आपको दिख रहे थे कि जैसे कि ईथर शुरू हुआ तो कहाँ पर मैं कर रहा था, कैसे वाइब्रेशन से और कौन सा राग था. तो इसमें हर पंच महाभूत के अलग अलग राग है, अलग अलग राग की म्यूजिक है. वो देके पर्टिकुलर वाइब्रेशन देके पर्टिकुलर मूवमेंट्स देके इंटेंशन के साथ जब हम ट्रीट करते हैं, इंटेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस. अगर हम इंटेंशन रखते हैं हमें क्या करना है, हम क्यों कर रहे हैं, कौन से वाइब्रेशंस हम क्यों दे रहे हैं, उस तरह से अगर हम ये पंच महाभूत के वाइब्रेशन देते हैं और करेक्ट करते हैं तो पेशेंट को काफ़ी अच्छा लगता है. तो ये हमने देखा कि इस तरह से अच्छा लग रहा है ना आपको. यस. तो इस तरह से आपने ये देखा. और अभी और एक वीडियो में आपको बताऊंगा जिसमें एक ही म्यूजिक में मैंने पूरी तरह से पंचमहाभूत यूज किया है. यहाँ पर आपने देखा कि पंचमहाभूत डिफरेंट रागा के साथ था, एलिमेंट के साथ, और एक सॉन्ग में मैंने पूरी तरह से पंचमहाभूत से ट्रीटमेंट किया है. अभी वो भी देखिए आप.
कैसा लगा? ऐसा फील हो रहा था कि खुद के ऊपर हमारे हो रहा है? आपको फील हो गया किसी को कि हमें ये वाइब्रेशंस मिल रहे हैं? ऐसा फील हुआ ना? तो दिस इज द, क्योंकि हम सब एक हैं, हम एक ही जगह से हमारी उत्पत्ति हुई है, हम एक है, कोई अलग नहीं है। तो जैसे हम देख रहे थे, हमें खुद को लग रहा था कि हमारे ऊपर ही हो रहा है। तो दिस इज द मैजिक। अभी हम देखेंगे डॉक्टर राम भोसले जी, जिन्होंने इसको इन्वेंट किया, जो जनक है संवहन विद्या की, उनके बारे में अभी जानेंगे। उनके वर्ड्स देखिए, द बॉडी इज नथिंग बट रिदम। हमारा शरीर एक रिदम है। द यूनिवर्स इज नथिंग बट रिदम। यूनिवर्स में भी एक रिदम है और कुछ नहीं है। द वर्क ऑफ अ हीलर, थेरेपिस्ट, डॉक्टर इज टू हार्मोनाइज योर रिदम विद द रिदम ऑफ द यूनिवर्स। ये डॉक्टर राम भोसले जी ने ये स्टेटमेंट किया है कि हमारा शरीर एक रिदम है, वाइब्रेशन से, उस वाइब्रेशन, वो रिदम को यूनिवर्स के साथ हमें जोड़ना है। ये हीलर का काम है। जब ये यूनिवर्स के साथ ये वाइब्रेशन जुड़ जाते हैं तो हम ठीक हो जाते हैं, हम बैलेंस अवस्था में पहुंचते हैं। तो इसके बारे में जानेंगे। डॉक्टर राम भोसले जी ने जो बड़ी बड़ी हस्तियों को ट्रीटमेंट दिया, उनमें से यहाँ पर मैं कुछ नाम ले रहा हूँ, जैसे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, इनके साथ 17 साल थे, उन्होंने 17 साल उनको ट्रीट किया है, 17 ईयर्स। महात्मा गांधी जी को उन्होंने बहुत सारा ट्रीटमेंट दिया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इनको भी उन्होंने ट्रीट किया है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जो पेनिसिलिन के निर्माता, सर विंस्टन चर्चिल, लॉर्ड माउंटबेटन, फिफ्थ जॉर्ज, बाल गंधर्व, योगी अरविंद, स्वामी चिन्मयानंद, ओशो, रजनीश, पंडित पर्वतकर, उस्ताद बिस्मिल्ला खान, पंडित रविशंकर, उस्ताद अमजद अहमद जान थिरकवा, ऐसे बहुत सारे दिग्गज लोगों को उन्होंने ट्रीट किया है। दुनिया के सभी हस्ती, पॉलिटिशियंस हो, महाराजा, उसके बाद योगी पुरुष, सभी तरह के लोगों को उन्होंने ट्रीट किया है। अध्यात्म में उनकी काफी रुचि रही है। हिमालय में थे वो 6 साल। महाअवतार बाबा जी के साथ सबसे ज्यादा रहने वाले महाअवतार बाबा जी को आपको जानते होंगे। तो महाअवतार बाबा जी महाअवतार बाबा जी के साथ सबसे ज्यादा टाइम रहने वाले डॉक्टर राम भोसले थे। 6 साल उनके साथ थे हिमालय में। उनके बहुत सारे एक्सपीरियंसेस है उनके बारे में, तो ये एक्सपीरियंसेस हम जानेंगे। ये मेरे मैं आपको बता रहा हूँ फोटो, जस्ट स्टे विथ अस। तो एक गुरुज महाअवतार बाबा जी, भगवान नित्यानंद, गगनगिरी महाराज। भगवान नित्यानंद ने उन्हें पहले डॉक्टर राम भोसले जी को आदेश दिया, उन्हें गाइड किया और उसके ऊपर उन्होंने ये पूरा कार्य किया है। उसके बाद उन्हें महाअवतार बाबा जी से मिलने का मौका मिला हिमालय में, और फिर गगनगिरी महाराज भी उनको मिले थे हिमालय में। एक बार उनकी ऐसी स्टोरी है गगनगिरी महाराज की, जब ये हिमालय में डॉक्टर राम भोसले थे, तब उन्हें एक साधु पुरुष मिला। वो ऐसे झाड़ के नीचे बैठे थे। वो साधु पुरुष कहीं से तो आया और उन्हें कहा कि ये लाल रुमाल ये आप रख लीजिए, बहुत ही अच्छा है, ये आपको बहुत फायदा देगा, आपकी उन्नति करेगा, तो ये आप रख लीजिए, जब टाइम आएगा तब मैं आपसे मांग लूंगा। बहुत साल हो गए। उसके बाद एक बार उन्हें खोपोली में गगनगिरी महाराज को मिलने की संधि मिली मुझे, मेरे ख्याल से गगन बावड़ा में मिले हो उस वक्त कोल्हापुर में। तो ऐसे ही उनसे बात चल रही थी, उनको मसाज दे रहे थे। तो मैंने एक तुमको लाल रुमाल दिया था, वो कहाँ है, वो मुझे चाहिए।
ओ डॉक्टर राम भोसले आश्चर्यचकित हो गए कि वो जो साधु पुरुष थे वो गगनगिरी महाराज थे, कि जिन्होंने वहां पर उनको हिमालय में बहुत साल पहले एक जो लाल रुमाल, लाल शेला दिया था, वो उन्होंने मांग लिया। तो देखिए कैसे महापुरुष कैसे मिलते हैं, कैसे आशीर्वाद देते हैं, कैसे जुड़ते हैं। तो उनकी एक स्टोरी है, डॉक्टर राम भोसले ये कैसे सीखे, ये संवाद विद्या उन्होंने कैसे इन्वेंट की, इसके बारे में एक स्टोरी है। ये इनका हम जैसे हमने बात किया था अभी, द बॉडी इज नथिंग बट रिदम का वाला, और ये जैसे ट्रीटमेंट देते हैं, अलौकिक स्पर्श उनका बच्चों से लेके सबको, उसके कुछ फोटोज है ये। और ये हम अभी आपको जैसे मैंने बताया कि ये मैं हूँ, एक 20-22 साल पहले मैं उनसे वहाँ जाता था, उनसे बातें करता था। सो द पायोनियर डॉक्टर राम भोसले, अभी इनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ये ओरिजिनल सातारा के थे, सातारा में उनका जन्म हुआ। जन्म होते ही उनकी माँ चल बसी, उसके बाद उनका भाई चल बसा और फादर और सिस्टर भी चल बसी। पूरे 5 साल के अंदर ये पूरा संकट उनके ऊपर आया और वो अकेले हो गए। तो अकेले थे, उनके अंकल ने उनको लेके गए नासिक, लेकिन उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा था, अच्छी तरह से उसको नहीं देख रहे थे। तो फिर वहां से वो निकल आए, भिवंडी आए। भिवंडी में भी उन्होंने कुछ काम देखना शुरू किया। उनको पढ़ना था, पढ़ने के लिए उनको पैसे नहीं मिल रहे थे, 15 रुपये नहीं मिल रहे थे, निराश थे, जिंदगी में कुछ करना चाहते थे। तो उन्हें ऐसा एहसास हुआ कि नहीं, ये जिंदगी कुछ काम की नहीं है, तो हम ये जिंदगी को त्याग कर देते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, ऐसे विचार उनमें आ गए। तो फिर वहां से वो निकल पड़े, तुंगारेश्वर पर्वत गए। तुंगारेश्वर पर्वत में वो जान देने वाले थे, इतने में भगवान नित्यानंद जी ने उन्हें उसमें से बचाया और उसे कहा कि आप विलायत जाने की तैयारी करो। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास तो पैसे नहीं, आप ऐसे कैसे बोल रहे हो, माझा दुख और तुम्हें डागने का देता है, एक दुखी आदमी को क्यों ऐसे बोल रहे हो कि फॉरेन जाने की तैयारी करो। तो बोले आप 100 बखत जाएगा। तो डॉक्टर राम भोसले कहते हैं कि संतों के जो उद्गार रहते हैं वो कभी असत्य नहीं होते, संत जो बोलते हैं वो कभी भी हकीकत होती है। तो डॉक्टर राम भोसले उसके बाद 160 बार विलायत गए उस वक्त, और खुद का एक भी पैसा खर्चा किए बिना, और मोर देन 60 कंट्रीज के वीजा उनके पास था, जो किसी भी इंसान के पास पूरी दुनिया में नहीं था। डायरेक्ट एंट्री टू 60 कंट्रीज उस वक्त, अभी भी पॉसिबल नहीं है। तो ऐसा उनका था। फिर उनको मौका मिला वियना में पढ़ाई करने का। वियना में पढ़ाई करने के लिए डॉक्टर राम भोसले ने बहुत सारे एडमिशन के लिए कोशिश की। उनकी स्टोरी बहुत लंबी है, मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ, तो क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं है। तो वियना में गए, वियना में उनको एडमिशन नहीं मिल रही थी, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस उनको वहां मिल गए, और विट्ठल भाई पटेल, वो क्यों पेपर बेच रहे थे वहां। तो उन्होंने देखा एक इंडियन लड़का क्या कर रहा है, इसके लिए पूछा। तो उन्होंने कहा कि मुझे एडमिशन नहीं मिल रहा है, मुझे फिजिकल साइंस, इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल साइंस में एडमिशन चाहिए और मुझे सीखना है। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने वहां पर कुछ इन्फ्लुएंस लगाया, उनको बोला कि फिर एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा, इंस्टीट्यूट ने बोला। तो उन्होंने दी, वो पास हो गए, और वहां से अच्छी तरह से उन्होंने ये सीख लिया। उसके बाद उन्होंने बहुत सारा चीज सीख लिया इंस्टीट्यूट में, लेकिन उनको लग रहा था कि कुछ अधूरा है और सीखना चाहिए। तो फिर वो लंदन चले गए। उनको एक नाम पता चला कि सर हर्बर्ट बार्कर, ये रॉयल फैमिली के डॉक्टर थे, हार्ड वैद्य थे, और उनको ये बोन सेटिंग का जबरदस्त नॉलेज था। उस जमाने के वो बहुत ही बढ़िया ऑस्टियोपैथ थे। तो उनके पास उनको मौका मिला, उनके साथ रॉयल फैमिली से जाने का मौका मिला, और धीरे 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 उनको ये पूरी कला, जो मैनिपुलेशन, मसाज शास्त्र, हेल्थ साइंसेस, कंप्लीटली उनको ज्ञात हो गया। बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने सीख लिया, क्योंकि सर हर्बर्ट बार्कर जैसा डॉक्टर पूरी दुनिया में नहीं था। एक बार एक कॉन्फ्रेंस थी, मसाज की कॉन्फ्रेंस थी इंटरनेशनल, सब दिग्गज मसाजिस्ट वहां पर आए थे। उसमें बहुत ही नामचीन पूरी दुनिया के डॉक्टर्स। तो डॉक्टर राम भोसले जी को इनवाइट किया गया था, तो सभी के लेक्चर्स हो गए। तो वहाँ का जो प्रेसिडेंट था उसने कहा कि हमारे यहाँ डॉक्टर राम भोसले बहुत ही फेमस और अच्छे मसाज तज्ञ एक्सपर्ट यहाँ पर है, तो हम उनसे कहेंगे कि आप कुछ हमें बताइए मसाज के बारे में। तो
डॉक्टर राम भोसले जी को स्टेज पे बुलाया गया, वहाँ बेड का अरेंजमेंट था। तो डॉक्टर राम भोसले ने कहा कि चलो प्रेसिडेंट जी आप ही सो जाओ, आपको ही हम ट्रीटमेंट करते हैं। सभी के सामने, पूरे दिग्गजों के सामने, बड़े बड़े डॉक्टर्स के सामने ये डॉक्टर राम भोसले स्टेज पर चढ़ गए। उससे पहले उन्होंने एक चिट्ठी लिखी उनको मसाज देने के पहले, और एक एनवलप में वो चिट्ठी रख दी, और ये चिट्ठी उन्होंने वो प्रेसिडेंट के पॉकेट में डाल दी और कहा कि ये मसाज खत्म होने के बाद आप ये एनवलप खोलना और सबके सामने ये माइक पर पढ़ना। ओके, तो उन्होंने कपड़े निकाले और बेड पर सो गए और उन्होंने एक मसाज शुरू किया, स्पंदन मसाज और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मसाज। और उसके बाद वो इतने खुश हो गए प्रेसिडेंट, इतने खुश हो गए, वो उठ के खड़े हो गए मसाज खत्म होने के बाद, और वो बोला एक्सलेंट एक्सपीरियंस, ऐसा अनुभव मैंने मेरी जिंदगी में कभी भी नहीं किया था। तो डॉक्टर साहब ने बोला, तो उन्होंने वहाँ कपड़े पहन लिए। डॉक्टर साहब ने बोला वो आपको मैंने जो एनवलप दिया था, जो चिट्ठी लिख के दी थी, वो जरा खोलिए और माइक पे पढ़िए। तो उन्होंने चिट्ठी खोली और पढ़ी माइक पर। जैसे ही ये मसाज खत्म होगा उसके बाद ये हमारे प्रिय प्रेसिडेंट कोट पहनेंगे, शर्ट पहनेंगे, पूरी तरह से ऊपर का 3 सूट पहनेंगे, लेकिन पैंट पहनना भूल जाएंगे। ये जैसे ही पढ़ा उन्होंने नीचे देखा, प्रेसिडेंट ने पैंट नहीं पहनी थी, ऊपर से पूरी चीज पहनी हुई थी। तो डॉक्टर राम भोसले जी ने एक्सप्लेन किया कि देखिए ये सब चीजें संभव है, हमारी नर्वस सिस्टम, मैंने टेम्पररी आपकी नर्वस सिस्टम स्पाइन पर पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी देके मैंने आपको बुला दिया था कि आपको नीचे पैंट पहना है। तो इस तरह से एक साइंस ये होता है। तो ऐसे बहुत सारे चमत्कार, एक एक्सपीरियंसेस बहुत है, उनके बारे में हम बात करने जाएंगे तो घंटों घंटों लग जाएंगे। ऐसे एक एक स्टोरीज है, उन्होंने पेशेंट्स को ठीक की हुई भी डिफरेंट डिफरेंट स्टोरीज है। जैसे कि एक पेशेंट का एक जॉ ओपन हो गया था कुछ बोन खाते हुए एक पार्टी में। उस वक्त सभी बोल रहे थे कि इनको ऑपरेशन करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब ने उसको एक लाफा दिया और मुंह ठीक हो गया। तो सब लोग बोले अरे ये इतनी युवती को ऐसे कैसे ट्रीटमेंट किया? बोला आप देखिए उसका, वो तो हंसने लगी। तो उन्होंने कहा कि कहाँ पर ट्रीटमेंट करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप क्या कर रहे हो इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ऐसे बहुत सारी एक्सपीरियंस है, टाइम नहीं है इसके लिए मैं उसको ज्यादा विस्तृत में नहीं बता रहा हूँ। लेकिन जब फिर इंडिया में आ गए डॉक्टर राम भोसले, इंडिया में आने के बाद वो स्वामी नित्यानंद जी को मिलने गए गणेशपुरी, वज्रेश्वरी अगर आपको पता है तो वहां जाने के बाद वो एक नदी में स्नान कर रहे थे। जैसे कि वो रिवर में थे, नदी में थे, अच्छा बहता पानी था, अच्छी फ्रीक्वेंसी लग रही थी, उनका ध्यान लग गया, पंछियों की आवाज आ रही थी, झाड़ जो ट्रीज है उनका हिलना, हवा और सूरज की रोशनी, ये सब उनको बहुत ही प्रसन्न कर रही थी। बोला इतना नेचर मुझे अगर ये प्रसन्न करता है, ये पंच महाभूत, और मैं अगर इस पानी के अंदर मैं बस स्नान कर रहा हूँ और मुझे इतनी प्रसन्नता हो रही है, तो ये प्रसन्नता, ये पंच महाभूत के वाइब्रेशन हम पेशेंट के अंदर क्यों नहीं डाले? तो ये सब वाइब्रेशन से उनको एहसास हो गया और वहां से फिर उन्होंने ये वाइब्रेशनल थेरेपी शुरू की। उससे पहले वो सिर्फ नॉर्मल मसाज जैसे वो सीखे थे वो करने लगे थे। फिर उन्हें वहां पर फिर उन्होंने सीखना शुरू किया। फिर बड़े बड़े दिग्गजों के साथ उन्होंने वाइब्रेशंस के लिए प्रैक्टिस की, तबला बजाना सीखा, पखवाज सीखा, उन्होंने सतार, पंडित रविशंकर से सितार सीखी, बहुत सारा डांस सीखा, भरतनाट्यम, कथकली, बिरजू महाराज से। तो बहुत सारा चीज उन्होंने खुद को तैयार करने में डाला, बहुत सारा टाइम उन्होंने खुद को तैयार करने के लिए लिया। तो खुद ये सीखने के लिए फिर उनको धीरे धीरे अध्यात्म, उनको महावतार बाबा जी मिले और हिमालय के ऋषियों के साथ बहुत सारी चीजों में उनको एक स्पिरिचुअल इवोल्यूशन वहां पर हो गया। तो वहां पर ये सब चीजों से डॉक्टर राम भोसले ने आने के बाद यहाँ पर क्लिनिक था उनका मुंबई में, और बहुत सारे ट्रीटमेंट ये संवाहन मसाज से उन्होंने लोगों को दी है। तो ये उनकी तपश्चर्या है कि उसके वजह से हमें ये पता चल रहा है कि ये क्या है। मेरे पिताजी के वजह से मुझे उनके पास जाने का मौका मिला। मेरे पिताजी उनके पास पहले सीखे, फिर मैं सीखा, और फिर अभी हम ये ज्ञान जो
जितना भी हम अभी दे सकते हैं, हम तो ये पा नहीं सकते, इतना बड़ा ज्ञान है, उनकी तपस्या बहुत बड़े, लेकिन जितना भी हम समझ सकते हैं उतना हम देने की कोशिश कीजिए कर रहे हैं। 2005 में जब वो गुजर गए, जब उन्होंने समाधि ली, उस वक्त उन्होंने उससे पहले एक थोड़े दिन मुझे बुलाया था और मुझसे कहा कि ये सब चीज़ें तुझे आगे लेके जाना है और उसके बारे में मैं तुझे और ज़्यादा विस्तृत में नेक्स्ट वीक में तू आ जा और मैं तुझे और विस्तृत में बताऊंगा, क्योंकि ये संवाद विद्या का लिए मैं बहुत प्रयास कर रहा हूँ। मैंने यूनिवर्सिटी को भी पैसे दिए हैं, मैंने आयुर्वेदिक कॉलेज को भी पैसे दिए कि इसको डेवलप कीजिए, लेकिन वो उस तरह से डेवलप नहीं हो रहा है, तो तुमको कुछ करना पड़ेगा। तो ओके, मैं बोला नेक्स्ट वीक में मैं आ जाता हूँ। और जैसे ही मैं नेक्स्ट वीक जाने के लिए सोच रहा था, उसमें तब वो बीमार हो गए, हॉस्पिटलाइज हो गए और फिर उसमें ही उनका देहावसान हो गया। तो वो बात मेरे दिमाग में थी कि ये कहीं कभी ना कभी ये शुरू करेंगे। अब ये 15 साल के बाद ये संवाद विद्या उनके जाने के बाद अब उनके इच्छा से ही ये शायद ये हो रहा है और हम अब ये संवाद विद्या लोगों को बताने जा रहे हैं। जितना भी हम जानते हैं, जितना भी हम पॉइंट 1 जानते हैं, उतना हम जानने की देने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक तपश्चर्या है, तप है, हम जान नहीं सकते। जिन्होंने, हम तो अब, वो हमेशा कहते थे कि हम शून्य है, हमें कुछ नहीं आता है, हम हमेशा स्टूडेंट है। अगर डॉक्टर राम भोसले हमेशा स्टूडेंट करके अगर बोल सकते हैं, तो हम तो क्या है, हमें तो कितने जन्म लेने पड़ेंगे ये सब सीखने के लिए। तो ये तपश्चर्या हम कर रहे हैं। सो ये यूनिवर्सल एनर्जी के बारे में जैसे मैंने बोला, ये वाइब्रेशंस, ये फ्रीक्वेंसी, ये रिदम, इससे पिरामिड भी बड़े बड़े बनाए गए हैं। जब बड़े बड़े पत्थरों में से पिरामिड बनाए गए तो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में उसकी कटिंग होती थी। तो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी देने के बाद ही उसकी कटिंग इजीली हो सकती है, जैसे कि लेजर से हो रही है। बड़े बड़े पत्थर अगर हिलाने लगते रहते थे तिब्बत या ऊपर जहाँ पहाड़ी इलाकों में, तब म्यूजिक बजाया जाता था और पर्टिकुलर म्यूजिक के साथ वो पत्थरों को हिलाया जाता था। बड़े बड़े पत्थर इजीली हिल जाते थे एक जगह से। तो ये वाइब्रेशंस, ये फ्रीक्वेंसी में बहुत ताकत है। आपने देखा रहेगा कि पर्टिकुलर राग के बाद वर्षा करते थे, जैसे कि मेघ मल्हार है या बहुत सारे राग है, उससे अलग अलग चीजों से हमने देखा है। हमने महाभारत रामायण में भी बहुत सारी चीजें देखी है कि क्या क्या युद्ध में क्या क्या अस्त्र यूज होते थे, सब जगह पर वाइब्रेशंस है। तो हर जगह वाइब्रेशंस है, वाइब्रेशंस के बिना कुछ नहीं। एवरीथिंग अराउंड अस इज आवर रिफ्लेक्शन। हमारे आजू बाजू में जो भी है वो हमारा रिफ्लेक्शन है। हम जैसे है वैसे हमारा आजू बाजू का वातावरण होता है, इसलिए हमारे वाइब्रेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरीथिंग अराउंड अस इज आवर रिफ्लेक्शन। तो इसलिए हम हमेशा बताते हैं कि हम खुद के वाइब्रेशन ठीक करें, अपने आप हमारे आजू बाजू के वाइब्रेशन ठीक हो जाएंगे। हम ऑफिस में काम कर रहे हैं, हमारे वाइब्रेशन ठीक हो गए, हमारे कलीग के वाइब्रेशन ठीक हो गए। अगर बॉस हो, स्टाफ के साथ अगर आपके वाइब्रेशन ठीक हो गए तो स्टाफ अच्छी तरह से काम करेगा। आप घर में हो, आपके घर के लोग अच्छे, एक दूसरे से विचार अच्छे रहेंगे और घर अच्छे वाइब्रेशन घर में रहेंगे, तो हम कहते हैं कि हे घर नांदतं, चांगलं नांदतं असं मराठीमध्ये म्हणतात। नांदणारं घर म्हणजे ते एकच विचार आणि सगळ्यांचे एकच विचार असल्यामुळे, फ्रिक्वेन्सी जुळल्यामुळे ते घर नांदणारं घर होतं आणि तिथे आपल्याला जायला बरं वाटतं, उधर जाने के लिए अच्छा लगता है हमें वहां उस घर में। तो ये सब चीजें वाइब्रेशंस के बारे में, फ्रीक्वेंसी के बारे में, संवाद मसाज के बारे में, ये अगर हमें दूसरों को भी नहीं देना है ना, हम खुद के लिए भी करें ना संवाद, तो भी बहुत हो गया। हम खुद भी हमारे लिए करें तो भी ये बहुत सारा इम्पोर्टेंट है। तो हम किसी को ठीक नहीं करते हैं, हम ये ईगो नहीं रखना चाहिए हमें। हम सिर्फ एक मीडियम है, हम एक यूनिवर्सल एनर्जी यूज करते हैं। और अगर हमें वो अहंकार आता है कि मैंने ठीक किया, मैंने उसे अच्छा किया, मैंने उसे, तो ये अहंकार के वजह से कुछ भी पॉसिबल नहीं है। जब ये अहंकार निकल जाएगा, हम कुछ नहीं है, हम बस एक माध्यम है और हम ठीक कर रहे हैं। हम उसका क्रेडिट नहीं लेना चाहिए, क्रेडिट हमेशा परमात्मा को देना चाहिए कि वो हमें बुद्धि देता है, वो हमें चीज। आपने देखा, जैसे मैंने वो तू प्यार का सागर है जो सॉन्ग लगाया था, उसमें देखा आपने पूरा प्यार ही था, हम प्यार ही बांट रहे थे। मसाज के अंदर पूरी तरह से प्यार था।
और प्यार के बिना कुछ नहीं है। प्रेम प्रेम प्रेम, बस प्रेम से बीमार आदमी ठीक हो जाता है। उसे कुछ जरूरत नहीं रहती बड़ी मेडिसिन ट्रीटमेंट की, सिर्फ प्यार दो। प्यार से उसे कहीं प्यार नहीं मिलता है बीमार आदमी को। घर में अगर वो बोलने जाए कि अगर मुझे ये दुख रहा है, बोला तेरा तो रोज का है, तो वो घर में बात नहीं कर सकता है। डॉक्टर के पास जाएगा तो वो बस रिपोर्ट देखता है, बोलता है ये मेडिसिन लिख के दो। वो पेशेंट के ऊपर देखता भी नहीं उसके मुंह की तरफ, वो तो पेपर में लिख देता है बस जा। मेडिकल स्टोर में जाता है, वहां से लेता है, आ जाता है। उसका दर्द ही कोई नहीं जानता है। तो जो दर्द उसका जानेगा, उसको बस प्यार चाहिए, सपोर्ट चाहिए, उसकी बात सुननी चाहिए। हाँ ठीक है, तुझे ये दर्द है, बोल तू क्या हो रहा है तुझे। तो ये जरूरत की चीजें होती है। तो ये प्यार बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये फ्रीक्वेंसी 12 बज गए अभी, हमारा जो टाइम था 11 से 12 मेरे ख्याल से अभी यहाँ पर खत्म हो रहा है। तो कुछ क्वेश्चंस रहेंगे तो हम यहाँ पर ले लेंगे। यहाँ पर कुछ नीचे क्वेश्चंस है। Yes. एक बहुत ही नया सब्जेक्ट है सर हमारे लिए ये, और हम ये लोग जानना चाहते थे कि ये कैसा होगा, क्योंकि संवाहन हमारे लिए नया शब्द है हाँ जी, और आपके द्वारा ये इंफॉर्मेशन हमें पहली बार मिली, तो हम लोग बहुत बहुत आभारी है आपके। या थैंक यू। और मैं चाहता हूँ कि जिस किसी के भी इस बारे में सवाल पूछने हैं, प्लीज रेज योर हैंड,